नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्जाम स्पेशल है दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल के हैं। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित कुछ अच्छे क्वेश्चन इसमें है जो राजस्थान टेक्निकल हेल्पर मुख्य परीक्षा, यूपी आर्मिनल TG2 और हिमाचल प्रदेश SSC, इन तीनों डिपार्टमेंट्स के जो मुख्य परीक्षा अभी होनी है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट्स है। यदि आप इनमें से किसी भी भर्ती का एग्जाम देने वाले हैं तो कंप्लीट इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। कंप्लीट सभी क्वेश्चन लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर करना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर कर देवें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड आप कीजिए। टेक्निकल हेल्पर मेन एग्जाम के स्पेशल दोस्तों 10 टेस्ट जो पूर्णतः एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, 150 क्वेश्चनों वाले आपके लिए सीरीज उपलब्ध है, आप इसे ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप ऐप डाउनलोड कीजिए, सारी डिटेल आपको वहीं मिल जाएगी। आइए दोस्तों, आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 आपके सामने है। RLC समांतर परिपथ में पावर फैक्टर अग्रगामी होगा जब, ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है कि पावर फैक्टर अग्रगामी होगा, अग्रगामी बोलें तो लीडिंग होगा। ध्यान से देख लेना। सर्किट कौन सा है? RLC तीनों है, यानी XL भी है, XC भी है, लेकिन जुड़े हुए कैसे है दोस्तों? समांतर में। अब क्या है मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चों ने ये चीजें रटी हुई होती है कि लीडिंग पावर फैक्टर के मामले में XC का मान अधिक होना चाहिए। जनरली उनके दिमाग में ऐसा ही होता है, लेकिन आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये चीज देखी जा रही कि पावर फैक्टर डिसाइडिंग होगा कैसे। मैं आपको श्रेणी और समांतर दोनों के लिए बता देता हूँ। हालांकि ये तो टॉपिक ऐसा है जिस पर एक पूरी क्लास दी जा सकती है, मैंने पहले प्रोवाइड करवा रखी, लेकिन फिर कंपैरिजन किया जा सकता है। आपको एक बात बता देता हूँ मैं, हम सब जानते हैं कि समांतर में VL और VC का मान बराबर होता है। तो यहाँ इंडक्टर या कैपेसिटर की वोल्टेज से तो पावर फैक्टर डिसाइड नहीं हुआ। यहाँ पावर फैक्टर को डिसाइड करेगा कि इंडक्टर की करंट ज़्यादा है कि कैपेसिटर की करंट ज़्यादा है। और हम सब जानते हैं कि समान वोल्टेज पर जिसका प्रतिघात अधिक हो, अब यहाँ क्या होगा कि अगर ध्यान से समझिएगा, XL का मान अधिक होगा तो सिंपल सी बात है IL का मान कम और IC का मान क्या होगा? अधिक होगा। समांतर क्रम में पावर फैक्टर को इसी से डिसाइड किया जाता है कि करंट का मान जिसका ज़्यादा होता है वही वैल्यू पावर फैक्टर की मानी जाती है। अब हमें लीडिंग पावर फैक्टर करने के लिए कैपेसिटर की करंट ज़्यादा करनी है। कैपेसिटर की धारा ज़्यादा तब होगी जब उसका प्रतिघात कम हो, यानी आपको इस क्वेश्चन का आंसर B करना है। XL का मान जो है वो अधिक होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में केवल इतना सा रटा हुआ है कि लीडिंग पावर फैक्टर है तो बोले XC का मान ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन आप ये नहीं देखते हो समांतर है या श्रेणी है। ठीक है ना? श्रेणी क्रम में अगर B वाली सिचुएशन हो तो पावर फैक्टर लैगिंग होगा, लेकिन समांतर में है तो लीडिंग होगा। इसी तरह से C में आ जाइए, यहाँ से अगर ये पैरेलल सर्किट है तो इसका पावर फैक्टर लैगिंग आएगा, क्योंकि समान वोल्टेज पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस अधिक होने से कैपेसिटर की धारा कम होगी। खैर, अभी आपको इसका B उत्तर करना है। XL का मान अधिक होना चाहिए। ठीक है, समांतर है इसलिए मैं बता रहा हूँ। 3 चीजें आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, देखना है। पावर फैक्टर की प्रकृति कैसी पूछ रहा है, सर्किट कौन सा है और कैसे जुड़ा हुआ है, श्रेणी समांतर, ये सब चीजें आपको एक साथ वहां से ध्यान में रखनी है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस डायोड में रिवर्स रिकवरी टाइम न्यूनतम है? सबसे पहले तो ये सुन लीजिए, रिवर्स रिकवरी टाइम से फर्क क्या पड़ता होगा। रिवर्स रिकवरी टाइम जो होती है वो किसी भी डायोड की ऑपरेशन स्पीड को दर्शाता है।
ऑपरेशन स्पीड का मतलब क्या है यहाँ पर कि अगर रिवर्स रिकवरी टाइम कम होता है तो वो डायोड उतना ही फास्टेस्ट डायोड माना जाता है, ये ध्यान रखना। और इन सब में जो फास्टेस्ट डायोड है वो शॉटकी डायोड है। यानी 3 चीज़ें ध्यान रखें आप कि रिवर्स रिकवरी टाइम जिस डायोड का सबसे कम होगा वो डायोड उतना ही तीव्र या फास्ट माना जाएगा। रिवर्स रिकवरी टाइम से एक डायोड का क्या डिसाइड किया जाता है? स्पीड ऑफ ऑपरेशन हम डिसाइड करते हैं। सबसे फास्ट डायोड कौन सा है? शॉटकी डायोड है। इसका मतलब रिवर्स रिकवरी टाइम सबसे कम किसका है? शॉटकी डायोड का है। जितना कम समय लेगा उतना ही, रिवर्स रिकवरी का मतलब होता है कि रिवर्स बायस में कितना जल्दी वो रिकवर कर गया। ठीक है, फिलहाल के लिए बी उत्तर ध्यान में रखना। अगला सवाल देखो, रिलैक्सेशन ओसिलेटर में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? रिलैक्सेशन ओसिलेटर को नॉन साइनसोइडल ओसिलेटर भी बोला जाता है। पूरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे दूसरी भाषा में अपन मल्टी वाइब्रेटर भी बोलते हैं। मल्टी वाइब्रेटर का एक प्रकार होता है ये। मल्टी वाइब्रेटर 3 तरह के होते हैं, एस्टेबल, बाइस्टेबल और मोनोस्टेबल। तो बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो होता है ये हमारे फ्लिप फ्लॉप सर्किट के जैसा ही होता है। रिलैक्सेशन ओसिलेटर में यूजेटी का उपयोग किया जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर इसका पूरा नाम होता है। एक पीएन जंक्शन होता है, बाइपोलर डिवाइस है, ये ध्यान रखना। 2 अर्धखंड होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। यूजेटी के बारे में इतनी सारी बात याद रखनी है। विश्रांति ओसिलेटर हिंदी में बोलते हैं, शिथिलीकरण भी बोलते हैं, एज या वक्रीय दोलित्र भी इनको बोला जाता है, यानी नॉन साइनसोइडल ओसिलेटर बोलते हैं। मल्टी वाइब्रेटर रिलैक्सेशन ओसिलेटर का ही एक प्रकार है। मल्टी वाइब्रेटर का एक प्रकार है जिसे बाइस्टेबल बोलते हैं। बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर फ्लिप फ्लॉप के जैसा होता है। और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में यूजेटी का उपयोग करते हैं जिसमें एक पीएन जंक्शन, बाइपोलर डिवाइस और 3 टर्मिनल होते हैं, 2 अर्धखंड होते हैं, पी और एन। अगला सवाल देखिए, चित्र में जब V0 का मान 40 हो, यानी यहाँ पर 40 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं, तो हमें परिपथ की इस धारा का मान बताइए कितना है। देखो, एक तरीका या एक ऑप्शन आपके पास है। क्या ऑप्शन है कि जब यहाँ पर 40 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं ना, तो हम इस 8 ओम वाले की धारा ज्ञात कर सकते हैं, I बराबर V/R से। देखो 40 वोल्ट इस पर ड्रॉप हो रहे हैं, 8 ओम इसका प्रतिरोध है, मतलब 5 एम्पियर का धारा चल रहा है। कहाँ से? 8 ओम में से। लेकिन एक बात समझ में आ गई होगी आपको कि ये 8 ओम तो इस 12 ओम के साथ श्रेणी क्रम में है। इसका मतलब इस 12 ओम वाले में से भी 5 एम्पियर की धारा चल रही है। तो फिर यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा होगा? 60 वोल्ट। ये जो आप ब्रांच देख रहे हैं, इस ब्रांच में आपको 60 वोल्ट यहाँ ड्रॉप दिखा दिया, 40 वोल्ट यहाँ दिखा दिया। इसका मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज आ रही है वो कितनी है? 100 वोल्ट है। और 100 वोल्ट इस 4 ओम को भी मिल रही होगी। इसका मतलब उसमें से धारा कितनी चल रही है? 25 एम्पियर। यानी अपने सामने 2 चीज़ें सामने निकल कर आ गई। एक तो सोर्स वोल्टेज का हमें पता लग गया, वो 100 वोल्ट है। हमें ये पता लग गया यहाँ पर कि I1 का मान 25 एम्पियर है, I2 का मान 5 एम्पियर है। तो क्यों ना हम इस सर्किट की टोटल करंट ही बता दें। तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी? समांतर में दोनों को जोड़ देंगे, 25 + 5 करेंगे तो करंट कितना हो जाएगा? 30 एम्पियर। सी उत्तर सही है यहाँ पर। ठीक है, बहुत साधारण सा है। क्या किया आपने? इस श्रेणी क्रम में 8 ओम पर जो ड्रॉप दी गई है उससे आपने करंट ज्ञात किया। वही करंट 12 ओम के लिए भी था, तो 12 ओम की आपने वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कर ली। 60 वोल्ट इस पर आया, दोनों की ड्रॉप को जोड़ा तो ये वोल्टेज पता लग गया। 4 ओम इन दोनों के समांतर में, इसलिए वो वोल्टेज 4 ओम के लिए भी उतना ही रहेगा। खैर, आप इस सवाल को कई तरीके से कर सकते हैं, आपका अपना तरीका होता है, लेकिन मुझे लगता है यह तरीका ठीक था।
पेपर में क्वेश्चन जरूर इस तरह का आ सकता है। कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट कर लीजिए, अपनी स्पीड बढ़ाइए। पेपर में आपको कैलकुलेशन के लिए इस बार समय थोड़ा कम मिलने वाला है। आगे क्वेश्चन देखिए 10 आपके सामने। छठा सवाल, डीसी एम्पीयर मीटर की रेंज बढ़ानी है, किसका उपयोग करेंगे? देखो, एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए दो ऑप्शन होते हैं। या तो एमीटर की रेंज बढ़ती है सीटी से यानी करंट ट्रांसफार्मर से, या एमीटर की रेंज बढ़ती है शंट लगाने से। सीटी का उपयोग तब करना होता है जब इंडक्शन प्रकार का मीटर हो, और शंट का उपयोग तब करना है जब एमआई या पीएमएमसी प्रकार का मीटर हो। क्या करोगे इस क्वेश्चन का आंसर? फिर सी उत्तर करना है, शंट लगाएंगे। एक बार फिर आ जाइए, सारे ऑप्शन बता देता हूँ। सीटी का उपयोग करेंगे इंडक्शन एम्पीयर मीटर की रेंज बढ़ानी हो तब। हालांकि सीटी का उपयोग हम रिले के साथ भी करते हैं। सीटी जो है वो मीटरिंग और प्रोटेक्शन दोनों में काम आती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। रिले के साथ भी काम आती है, मापी यंत्रों के साथ भी काम में आती है। सीटी के मापी यंत्रों की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक काम आने वाली सीटी है, क्योंकि सीटी एम्पीयर मीटर के साथ भी लगती है, वोल्ट मीटर के साथ भी लगती है, वाट मीटर के साथ भी लगती है, और एनर्जी मीटर के साथ भी लगती है ना। सॉरी, सीटी वोल्ट मीटर के साथ नहीं लगती, सॉरी, ये चारों तो मैंने इंडक्शन प्रकार के मीटर का बता दिया मैंने, है ना। खैर, फिलहाल के लिए आपको सी उत्तर के साथ जाना है कि शंट का उपयोग करेंगे अगर डीसी एमीटर की रेंज हमें इंक्रीज करनी है तो। आगे देखो सवाल, दो बैटरी है जिनमें से प्रत्येक की ओपन सर्किट वोल्टेज 12.8 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.08 ओम है। यदि समांतर में जोड़ेंगे तो इनमें से शॉर्ट सर्किट धारा का मान कितना होगा? पहली बात तो ये देखें कि शॉर्ट सर्किट होने पर धारा का मान अनंत नहीं होगा, यहाँ ये जरूर ध्यान रखें। क्यों नहीं होगा, मैं आपको कारण बता देता हूँ कि जिस सोर्स का अपना आंतरिक प्रतिरोध हो उस सोर्स में शॉर्ट सर्किट के समय कभी अनंत धारा नहीं चलती है। फिर शॉर्ट सर्किट वाली करंट कितनी चलती होगी? तो वो चलती है ओपन सर्किट वोल्टेज और आंतरिक प्रतिरोध के अनुपात के बराबर। देखो, दोनों बैटरी पैरेलल में जुड़ी हुई है तो ओपन सर्किट वोल्टेज तो 12.8 वोल्ट ही रहेगा। जितना एक बैटरी का है उतना दो बैटरी का रहेगा। समांतर में वोल्टेज पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन समांतर में प्रतिरोध पर जरूर फर्क पड़ जाता है। यहाँ देखिए, जो 0.08 था वो घट करके 0.04 हो जाएगा। क्यों गुरुजी? समांतर में रेजिस्टेंस कम होता है कि नहीं? 0.08/2 करना है आपको तो 0.04 उत्तर आएगा, ठीक है ना। इसकी आप कैलकुलेशन करके उत्तर का मिलान करना। जहाँ तक मेरा मानना है इस क्वेश्चन का आंसर लगभग 320 एम्पियर के आसपास आ रहा है। मिलान कर लेना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। साथ में पता तो लगे कौन कौन बच्चे हैं जो वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वीडियो को 4 या 5 मिनट देखने के बाद छोड़ जाते हैं। सो ये 7वां क्वेश्चन है अपना। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए इस 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या है गुरुजी, ठीक है। मुझे 320 लग रहा है, आपको कितना लग रहा है हमें ज़रूर बताइए। अगला सवाल, शून्य भार परीक्षण से एक ट्रांसफार्मर में कौन सा डाटा प्राप्त किया जा सकता है? शून्य भार परीक्षण समझ गए क्या? इसे ट्रांसफार्मर में नो लोड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब नो लोड टेस्ट का ही दूसरा नाम होता है ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट का मतलब क्या है गुरुजी? ऐसा सिचुएशन कि सेकेंडरी साइड पर कोई भार नहीं हो। ध्यान रखिएगा, इस समय ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को जो भी शक्ति मिलती है वो उसमें लॉसेज के बराबर होती है। कौन से लॉस के बराबर होती है? आयरन लॉस के बराबर होती है। इसलिए एक बात तो मुझे स्पष्ट समझ में आ रही है कि ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट लोहे हानि ज्ञात करने के काम आ सकता है। लेकिन यहाँ पर लोहे हानि का गुरु ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा कहीं पर, तो फिर दूसरा ऑप्शन अपने सामने होता है कि हम नो लोड टेस्ट के दौरान ये भी देखते हैं कि ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर कितना होगा। जनरली 0.1 से 2 लैगिंग के आसपास होता है।
हम ये भी देखते हैं कि I0 का मान कितना है, जनरली 2 से 5% होती है। हम ये भी देखते हैं कि इस I0 के दो भाग कौन से हैं, जिसमें से एक को बोलते हैं चुंबकन धारा, एक को बोलते हैं सक्रिय धारा। यानी नो लोड टेस्ट से हमें ट्रांसफार्मर में मैग्नेटाइजिंग करंट का भी पता लगता है, जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसका पावर फैक्टर कितना है। सी उत्तर यहाँ पर आपका सही रहेगा। दो उत्तर ध्यान में रखने, लोहे हानि और चुंबकन धारा, दोनों में से जो ऑप्शन मिल जाए आप कर सकते हैं, बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। और इसी तरह से कॉपर हानि और तुल्यांक सर्किट के लिए आता है, तो फिर इसमें आप शॉर्ट सर्किट की तरफ चले जाना। ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट कॉपर हानि ज्ञात करने के काम आता है और उससे तुल्यांक सर्किट पैरामीटर भी ज्ञात हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेल्टा संयोजन में जब लाइन करंट 17.32 है तो फेज करंट की गणना करें। देखो, डेल्टा में फेज करंट ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है कि वो लाइन करंट का √3 होती है ना। लाइन करंट जो होती है वो फेज करंट से √3 गुना अधिक होती है। तो लाइन करंट के लिए क्या करोगे, फेज करंट में √3 का भाग दे देंगे। 17.32 में 1.732 का भाग दो, उत्तर कितना आएगा, 10 एम्पियर। बहुत सिंपल है, सी उत्तर सही रहेगा। कैलकुलेशन कर लेना जरूर खैर एक बार, बाकी मिलान करवा देना, उत्तर कमेंट कर देना कि हाँ इतने ही थे। पसंद आ जाए तो लाइक तो करना ही है, और साथ में एक बटन और दबा देना शेयर वाला, जिसमें आगे 2 जगह शेयर कर देना, एक टेलीग्राम ग्रुप में किसी में और एक व्हाट्सएप ग्रुप में। कंटेंट बच्चों तक पहुंचा दो, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। किस एप्लीकेशन में डीसी आवश्यक नहीं है, डीसी की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो, सिनेमा प्रोजेक्टर में आर्क लैंप होता है और आर्क लैंप केवल डीसी पर ऑपरेटर होता है। बैटरी चार्जिंग केवल डीसी से ही संभव है, प्लस से प्लस और माइनस से माइनस जुड़ना चाहिए, अदरवाइज चार्ज नहीं होगा। जनरल लाइटिंग, देखो इसके लिए ज़रूरत नहीं है डीसी की। क्यों? क्योंकि लाइटिंग एसी और डीसी पर समान रूप से होती है। लैंप एसी के आते हैं, आराम से ऑपरेट हो रही है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग और स्थायी चुंबक दोनों केवल डीसी से ही संभव है, इनका एसी में कोई काम नहीं है। ठीक है, तो बस दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि ये 17-18 मिनट आप हमें दे रहे हैं तो कुछ नया ज़रूर सीख रहे हैं। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर कर दें।